हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या चल रहा है? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि हमारी पुरानी वीडियोस जो हैं वो सब आप देख चुके हैं और नोट्स बनाते चलिएगा प्रॉपरली, ताकि आपको रिवीजन में बहुत दिक्कत ना हो। आप रिवाइज कर लें और आपको पूरा एक रेफरेंस मिलता रहे सभी चीज़ों का, आप लिंक कर पाएँ क्वेश्चंस को और उनके आंसर अच्छे से दे पाएँ एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी हम जो भी हम सीरीज कवर कर रहे हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स जो हैं, 10th-12th के हैं, 8, 9, 10 सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स इसको हमें हमारी लेक्चर्स को देख सकते हैं, ताकि वो उनको आइडिया लगे, इंटरेस्ट क्रिएट हो हिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे, आज हम अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एक आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री के हमारे रूट्स जो हैं, अगर हम सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करें, तो आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर का। ठीक है, तो आज हम वही सब बात करने जा रहे हैं और उसी के बारे में हम आज आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग से हम करेंगे, शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ाएं, हम आगे की ओर चलें, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, ताकि इसको और ज़्यादा व्यूअर्स मिले और सभी लोगों तक हमारी सभी रिक्वायर्ड लोगों तक हमारी जो ये वीडियोस हैं ये पहुंच जाएं और काफ़ी लोगों का भला हो पाए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से होगा क्या कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सफ़र को अपना शुरू करते हैं। और मैं राहुल आपका अपने इस हेल्पिंग ब्रेन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना आर्ट एंड कल्चर का आज का सफ़र। ठीक है, तो जैसे हम हिस्ट्री में हमने देखा था, हम उसी हिसाब से हम जैसे हिस्ट्री की टाइमलाइन थी, हिस्ट्री में हमने सबसे पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था हमने। अगर हम वैसे देखा जाए तो हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री का जो पीरियड है उसमें सब हम पहले स्टोन एज थी, फिर कॉपर एज आई, उसके बाद में हमारा हड़प्पा पीरियड आया, उसके बाद में वैदिक पीरियड आया, देन मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमारे पास बहुत सारी और भी जो किंगडम्स आई थी। उसके अलावा फिर गुप्ता पीरियड जो इम्पोर्टेंट ब्रॉडली, उस पीरियड का हम इस तरह से हम टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि स्टोन एज और कॉपर एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज का एक आर्किटेक्चर हमें मिलता है भीमबेटका का। तो भीमबेटका बेसिकली रॉक कट केव्स है, पर वो आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका जो है वो पेंटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है पेंटिंग के लिए। रॉक कट केव्स हैं, वहाँ पे कबीले जो पुराने आदिवासी लोग थे वो रहते थे, और भीमबेटका केव्स में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, जिनसे उस समय के लोगों का जो उनका जीवन था उसके बारे में पता लगता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है पेंटिंग्स का, तो ये बहुत अच्छे से याद रखें, इसको कंफ्यूज ना करें अपने आप को। आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल भीमबेटका नहीं है। भीमबेटका आर्किटेक्चर कह सकते हैं हम, बट वो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर वो पेंटिंग वर्क जो है उसमें, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम ब्रॉडली जो हम बात करेंगे, स्पीक करेंगे, आर्किटेक्चरल की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले हड़प्पा कल्चर की देखना पड़ेगी। हड़प्पा पीरियड में क्या क्या हमारा जो डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चरल, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ब्रॉडली हम देखेंगे। हड़प्पा पीरियड में हमने ग्रेट बाथ की बात हम करते हैं। तो ग्रेट बाथ हम याद होगा, अगर आप हमारी पुरानी वीडियो को देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर की जो हमने हिस्ट्री में जो कवर किया हुआ है चैप्टर, उसमें हम देखेंगे तो हमने देखा है ग्रेट बाथ हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ग्रेट बाथ के बारे में हमने बात की थी कि ग्रेट बाथ बेसिकली एक रिलीजियस बात थी और एक जो है रिचुअलिस्टिक बात थी। ठीक है ना, तो वो वहाँ पर लोग जाते थे, किसी पर्टिकुलर रिचुअल को वो लोग परफॉर्म करते थे, है ना। वहाँ पे वो रिलीजियस बात थी, वो एक धार्मिक बात थी। तो स्नान जो करते थे लोग वहाँ पे धर्म से रिलेटेड था, उनका जो भी रिलीजियन था उसके हिसाब से वो वहाँ पे बात करते थे। तो ये देखिए, इस टाइप का ये आर्किटेक्चर है। यहाँ पे दो हमारे पास, ये हमारा टैंक है जिसमें पानी भरा था,
इसमें जाके अब रिचुअलिस्टिक बात लेते थे। और इधर से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट्स हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में ये हमने इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो जिप्सम और मोर्टार यूज़ किया गया है। जिप्सम और मोर्टार को मिलाकर हमने इसमें बर्न्ड ब्रिक्स जो हैं वो लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं उसमें बर्न्ड ब्रिक्स लगाई गई हैं। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे ये रूम्स बनाए गए हैं चेंज करने के लिए, ताकि जो बात लेने के बाद में जो भी लोग थे वो चेंज कर सकें, ठीक है। और डर्टी वाटर जो था वो ड्रेन्ड हो जाता था, सिटीज सीवेज सिस्टम था, पूरा ड्रेनेज बहुत अच्छे से बनाया गया था, ठीक है। इसका जो साइज था, उसका जो वॉल्यूम था, बेसिकली हम किसी भी टैंक की अगर बात करते हैं या किसी 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम था वो 11.88 मीटर्स इंटू 7.01 मीटर्स इंटू 2.43 मीटर्स, ये इसका वॉल्यूम था। एक तरह से सिटाडेल मॉडल था ये, एक तरह से फोर्ट के टाइप मॉडल था ये, चारों तरफ से घिरा हुआ था। और इसमें चेंजिंग के लिए रूम्स दिए होते साइड्स में। और इसके जो फ्लोर था, ये देखिए फ्लोर, पूरा फ्लोर है ये सब जो है बर्न्ड ब्रिक से बनाए गए हैं, ठीक है। वाटर जो था वो एक एडजेसेंट रूम था, उसके अंदर एक कुआं बनाया गया था, वहां से वाटर पूरा ड्रेन किया गया था। देखिए कितनी अच्छी टेक्निक थी उस समय, तो बहुत अच्छा है। इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, ग्रेट बाथ। मोहनजोदारो में है, ठीक है। ये अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है हड़प्पा पीरियड का, वो है मोहनजोदारो का ग्रैनरी। मोहनजोदारो में एक ग्रैनरी थी जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मास्टरपीस मानते हैं आर्किटेक्चर का। और ये ग्रेनरी बेसिकली क्या था, ये फूड ग्रेन जो हमारे गेहूं थे, जो हमारे चावल थे, जितनी भी खाद्य सामग्री थी उसको स्टोर करने के लिए हमने एक जगह बनाई थी जिसको ग्रेनरी बोलते थे, ठीक है। इसका साइज जो हमें जो मिली है मोहनजोदारो में, उसका साइज है 45.71 मीटर्स, 15.23 मीटर्स, ये साइज है। हड़प्पा में जो है ये 6 ग्रैनरी मिली हैं टोटल हमें, ठीक है। अब इस ग्रैनरी के साउथ में जो है वर्किंग फ्लोर्स बनाए गए हैं। वर्किंग फ्लोर्स बेसिकली सर्कुलर ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। और तीसरे नंबर की जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है प्रेयर हॉल का। मोहनजोदारो में एक प्रेयर हॉल मिला है, ये पिलर्ड हॉल है। इसमें क्या है कि इसका साइज जो है 27 स्क्वायर मीटर्स का है। और 20 स्क्वायर ब्रिक पिलर्स जो हैं वो 4 रोज में हमें मिलते हैं, ठीक है। 4 रो हैं जिसमें कि हमें 20 स्क्वायर पिलर्स हैं जो कि ब्रिक के बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए स्क्वायर पिलर्स हैं। और इनमें से केवल 2 ही अभी तक प्रिजर्व हैं, 2 ही बचे हैं, बाकी सब टूट गए हैं, ठीक है। और इसका जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो बेसिकली पेव्ड फर्श है, ठीक है। और पेव्ड वो है, वो स्लोप है, उसमें स्लोप है साउथ से नॉर्थ की तरफ। बाद में जो है इस पूरे हॉल को 4 रूम में, छोटे छोटे रूम में, 4 नहीं छोटे छोटे रूम्स में जो है डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास फोर्थ जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है वो सिटाडेल है। सिटाडेल मोहनजोदारो में एग्जाम्पल लेते हैं हम, और भी बहुत सारे सिटाडेल मिले हैं, पर मोहनजोदारो का जो सिटाडेल है उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा नॉर्थ साइड में हम देखेंगे, ये पूरा एरिया, ये सिटाडेल है। ये साउथ में ये अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये सिटाडेल की इमेज है, ये मिला है हमें। ये बेसिकली एक तरह से फोर्ट है, फोर्ट बनाया गया, किलेबंदी की गई है। ये एक और इमेज है सिटाडेल की, ये देखिए कितना लार्ज है। ये किलेबंदी इसलिए की गई है क्योंकि ये जो है बेसिकली गेटवेज और मासिव वॉल से किलेबंदी की गई है। बड़ी बड़ी दीवारें और गेटवे बनाए गए हैं, दरवाजे बनाए गए हैं, ताकि जो ट्रेड है, उस समय जो ट्रेड होती थी सिटीज में, उसको कंट्रोल किया जा सके, और सिटी को फ्लड से, आने वाले किसी भी फ्लड से बचाया भी जा सके। तो दोनों तरह का ये इस्तेमाल किया जाता था, यूज किया जाता था दोनों तरह से, ठीक है ना। और हर एक
जो पार्ट है उसको वॉल्ड सेक्शन से बनाया गया है। सिटी का जो हर पार्ट है उसको दीवारों से बनाया गया है, अलग अलग बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी गई हैं, ठीक है, अलग 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 बिल्डिंग बनाई गई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो आर्किटेक्चरल हमारे पास एग्जाम्पल मिलता है वो लोथल का डॉकयार्ड है। लोथल का जो डॉकयार्ड है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें बहुत सारी बातें पता लगती हैं। इससे बातें पता लगती है कि उस समय हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन जो पीपल थे, उनको बहुत नॉलेज थी मैराइन इंजीनियरिंग की, ठीक है ना, शिपिंग की नॉलेज थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें जानते थे। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो ये आर्कियोलॉजिस्ट SR राव थे जिन्होंने एक्सकेवेट किया था। उसके बाद में जब ये इसको पता लगा, इसका साइज हमने मेज़र किया तो हमें बिल्कुल ये पता लगा कि ये आजकल के जो मॉडर्न डॉकयार्ड हैं बॉम्बे एंड वाइजैक मीन्स विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वहाँ पर जो डॉकयार्ड है उससे ये कंपेरेबल है साइज में, ठीक है। और ये जो मेन करंट है रिवर की उससे ये दूर है, उससे दूर इसलिए बनाया गया ताकि जो सिल्ट डिपोजिशन है वो ना हो, ठीक है, वो उससे हम बच सकें, इसलिए ये मेन करंट के दूर से दूर बनाया गया है। और इन दोनों बातों से हमें पता लगता है कि जब हम देखते हैं तो उस समय हाइड्रोग्राफी के और मैराइन इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी नॉलेज थी लोगों को। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेपेजॉइडल है और नॉर्थ साउथ जो आर्म है उसका साइज 21.8 मीटर है और ईस्ट वेस्ट जो आर्म है उसका साइज है 37 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है कि उस समय के जो मर्चेंट्स थे या नेविगेटर्स थे, जो नाविक थे, उनको जो है इंडियन ओशन के रूट्स की खबर थी बहुत अच्छे से, तो ये हमें पता लगती है इससे। और दूसरी चीज़ हमें ये पता लगती है कि जो गुजराती जो ट्रेडर्स थे उस समय के, जो गुजरात में रहते थे, वो बेसिकली ट्रेड करते थे इराक से, कतर से, पर्सिया से एंड इजिप्ट से। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पूरा हड़प्पन पीरियड के जो आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स थे वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। नाउ अब हम मूव करेंगे वैदिक पीरियड की तरफ। वैदिक पीरियड पे हम जब बात करते हैं तो बेसिकली वैदिक पीरियड कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किटेक्चरल कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल वैदिक एग्जाम्पल नहीं मिलता है। वैदिक लोग जो थे वो बेसिकली सिटी में नहीं रहते थे, वो एक रूरल एस्टैब्लिशमेंट थी। तो वो क्या करते थे, वो अनबेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे अपनी सर्कुलर हट की वॉल्स बनाने के लिए। तो वो क्या करते थे, सर्कुलर हट में रहते थे जिसकी जो है वॉल्स अनबेक्ड ब्रिक्स से बनती थी, जो कच्ची ईंटें होती हैं उनसे बनाई जाती थी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हमें आज भी अगर हम देखते हैं मॉडर्न उड़ीसा में हमें कुछ ऐसी हट्स मिलती हैं जिनके ट्रेसेस वैदिक पीरियड से मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे जो आगे चल के गया हुआ छोटे छोटे जो गांव थे वो अब मिलके बड़े बड़े शहरों में तब्दील होने लगे थे आगे चल के। तो उसमें क्या हुआ कि जो टिम्बर जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गई। तो टिम्बर कंस्ट्रक्शन में वुडन वर्क शुरू हो गया। वुडन वर्क में क्या हुआ कि उसके उस समय के जो कारपेंटर्स थे वो टिम्बर वर्क करते थे, टिम्बर, तो उनकी जो स्किल्स थी टिम्बर वर्क की वो बहुत अच्छी स्किल्स में शुमार होने लगी थी और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की वो स्किल्स थी। तो इसका मतलब ये है कि टिम्बर वर्क उस समय का इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जो सिटीज़ थी वैदिक पीरियड में वो बेसिकली रेक्टेंगुलर थी और वो बेसिकली 4 क्वार्टर्स में डिवाइड की गई थी अलग अलग सेक्शन के लोगों के रहने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, वैदिक पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है अभी हम देखते हैं कि टिम्बर वर्क, वुडन वर्क हमारा वो सब चल रहा है, सर्कुलर हट है, अनबेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हमने किया। लेकिन हम सीधे जैसे ही क्या कहते हैं वैदिक पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो किंगडम्स थी वो उन किंगडम्स का इमरजेंस होती है, उदय होता है। और उदय क्यों होता है बेसिकली हमने हमारी हिस्ट्री के लेक्चर में भी आप जाकर देखेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ नए लोगों के लिए कि जो आर्यन इन्वेजन हुआ वैदिक पीरियड बेसिकली आर्यन से रिलेशन में है। आर्य जो आए भारत में तो वो बेसिकली उन्होंने इंट्रोडक्शन किया आयरन का, जो लोह धातु है, लोहा जो है उस वो भारत में वही लेकर आए।
उन्होंने इंट्रोडक्शन भारत में कराया। लोह धातु का जो जितने भी लोहे की चीज़ें होती हैं उनका बाकी दूसरी जो पुरानी जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज थी, उनसे इस मामले में वो बेहतर थी कि एक तो मजबूत वो उनसे ज़्यादा थी और उनसे धार ज़्यादा थी, तेज़ ज़्यादा थी। तो उससे क्या हुआ कि बेटर हमारे पास टूल्स और वेपन्स हमारे मिलने लगे पहले से। तो अब उसमें क्या हुआ, उन टूल्स का हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया, तो एग्रीकल्चर पहले की अपेक्षा में, पहले की जो कंपैरिजन में बहुत अच्छे लेवल पे, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे होने लगी, और जो वेपन्स थे बहुत अच्छे होने लगे, तो लड़ाइयाँ भी बेहतरी से और ज़्यादा बेहतरी से लड़ी जाने लगी। तो उससे क्या हुआ कि बड़ी बड़ी साम्राज्य जो है वो एमरजेंस में आए, बड़े बड़ी किंगडम्स जो है उनका उदय हुआ। तो उसमें क्या है कि हम अगर वैदिक और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमें पता लगता है कि टोटल ऐसे 16 जो महाजनपद से जो बड़ी किंगडम्स थी जिनका हमें जिक्र मिलता है। तो उन 16 किंगडम्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट किंगडम जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो थी मगध किंगडम। मगध बेसिकली आज का जो बिहार है, साउथ बिहार, और वो वाला क्षेत्र जो था वो उसको मगध कहते थे। तो स्टार्टिंग में राजगृह उसकी जो है, राजगृह जो आज की डेट में जो मॉडर्न राजगीर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वो कैपिटल रही। फिर उसके बाद में वो शिफ्ट करके पाटलिपुत्र यानी कि करंट की जो पटना है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद से आज तक बीच बीच में चेंज होती रही, लेकिन आज भी देखिए बिहार की कैपिटल पटना ही है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब अगर हम जैसे ही मगध की बात करते हैं तो मगध किंगडम में अगर हम आर्ट एंड कल्चर की, अगर हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें और भी देखेंगे, सारी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो मौर्य पीरियड के बिना हम आर्किटेक्चर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम मगध की बात करते हैं तो सीधे हम मौर्य पीरियड पे जाते हैं, मगध आर्किटेक्चर की याद करेंगे तो मौर्य पीरियड जो है इम्पोर्टेंट था आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पीरियड को रियल बिगिनिंग कहा गया है इंडियन आर्किटेक्चर में। इतना इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है ये। और इसी समय हम कहते हैं कि जो इंडिया की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जो फाउंडेशन है वो इसी पीरियड में पड़ी गई है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसी समय इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड आर्ट एक्टिविटी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले आर्ट जो एक्टिविटी थी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, वो अनऑर्गेनाइज्ड थी, ठीक है। तो अभी हम क्या बात करते हैं, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो मौर्यन जो आर्किटेक्चर है वो दो तरीके का है बेसिकली। एक तो कोर्ट आर्किटेक्चर है और एक पब्लिक आर्किटेक्चर है। कोर्ट आर्किटेक्चर जो है बेसिकली जो रॉयल जो मैसेज था वो उसको कन्वे किया जाता था, तो वो रॉयल आर्किटेक्चर के थ्रू किया जाता था, ठीक है। पिलर हो गया और इंस्क्रिप्शंस हो गए, ये सब रॉयल आर्किटेक्चर में आता है। पब्लिक आर्किटेक्चर में वो है जो पब्लिक के यूज के लिए बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि स्तूपास हो गए, ये सारे के सारे पब्लिक आर्किटेक्चर में आते हैं स्तूपास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज नोट करके चलते हैं साथ साथ। और अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें मौर्यन आर्किटेक्चर की, तो मौर्यन आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट बेसिकली 3 फेजेस में हुई है। पहला जो फेज है वो बेसिकली वो कन्वे करता है, मतलब वो कैरी करता है प्री मौर्यन ट्रेडिशन को। प्री मौर्यन ट्रेडिशन जो था, जो वैदिक पीरियड था, उसके बाद का बीच का जो ट्रांजिशन फेज था, उसका जो क्या कहते हैं पीरियड था, वो उस समय की जो ट्रेसेस हैं उनके वो मिलते हैं ट्रेडिशन के। तो जैसे वैदिक डेटीज थी सूर्य एंड इंद्र, उनके एग्जाम्पल्स, उनकी जो सिंबल्स हैं और इमेजेस हैं वो हमें मिलती हैं। और इसका एग्जाम्पल है भज केव्स, पुणे में स्थित है भज केव्स। ये देखिए भज केव, ये बहुत इंपॉर्टेंट भज केव है, ठीक है। ये देखिए ये पुणे में स्थित है। तो ये 2nd सेंचुरी BC में इनका जो ट्रेस मिलते हैं हमें वो है। और ये बिलोंग करती हैं हीनयान बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म की जो हीनयान ब्रांच है उससे। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम बुद्धिज्म पढ़ा है लास्ट लेक्चर में हमारे में, तो हम पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज्म की जो 2 ब्रांचेस हैं हीनयान एंड महायान। तो हीनयान जो है
उस बुद्धिज्म से ये बिलोंग करती हैं, भज केव्स पुणे की। तो इसकी जो मेन प्रोमिनेंट एक्सकेवेशन है वो जो इसकी केव 12 केव है, चैत ग्रह जो है उसका, वो इम्पोर्टेंट है। चैत बेसिकली चैत मैं बता दूं आपको, चैत जो प्रेयर हॉल होता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में, चैत उसको बोलते हैं जो प्रेयर हॉल होता है। और एक चीज सेकंड टर्म होती है विहार। विहार उसको बोलते हैं जो कि जहाँ पे कि मॉन्क्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है, व्हाट इज चैत्र, व्हाट इज विहार। तो ये प्लीज नोट डाउन करते चलें साथ साथ, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ये हमारे जो सिलेबस में है उसमें भी पूछा जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सकेवेशन है चैत्र जो है, केव 12 की और केव 18 की विहार। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक्सकेवेशंस हैं, ठीक है। सेकंड फेज जो है वो अगर उसकी बात हम करें तो बेसिकली जो अशोक के पीरियड की, अशोका के पीरियड के जो जितने भी इंस्क्रिप्टेड एडिक्ट्स हैं वो सभी फेज सेकंड में है। मतलब उसमें बेसिकली अशोका ने अपनी जो इंस्क्रिप्शन जो है वो करके जो एडिक्ट्स बनवाए हैं, है ना, रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है ना, पिलर एडिक्ट्स हैं, ब्रॉन्ज एडिक्ट्स हैं, वो सब के सब सारे आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस में हैं। ये हम पढ़ेंगे बाद में जब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एडिक्ट्स को, ठीक है। उसके अलावा थर्ड फेज जो है मौर्यन आर्किटेक्चर का, वो बेसिकली था बिगिनिंग ऑफ ब्रिक एंड स्टोन आर्किटेक्चर। तो इसका एग्जाम्पल जैसे जितने हमें स्तूपास मिलते हैं बहुत सारे, वो सब इसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप भी ऐसे ही है, ब्रिक आर्किटेक्चर है, ब्रिक डोम जो उसका ब्रिक से बना हुआ है, मोनोलिथिक रेल। और सांची के जो ये सांची की जो मोनोलिथिक रेल है सांची में, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो गया में 12 हिल्स हैं, उसमें लोम्बा ऋषि की एक गुफा है, तो वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये बेसिकली मॉडर्न आर्किटेक्चर से रिलेशन में है इसका, ठीक है। तो लोम्बा ऋषि की के वो जनरली क्वेश्चन आएगा बिलोंग टू विच पीरियड, तो ये मॉडर्न पीरियड से है, ठीक है ना, एट 12 हिल्स गया के पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम स्तूपास की बात करेंगे, क्योंकि जब हम मॉडर्न आर्किटेक्चर में बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर मौर्य में स्तूपास है। एक तरह से पब्लिक आर्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये रिलीजियस आर्किटेक्चर है, ठीक है। रिलीजियस आर्किटेक्चर है तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट सोर्स बेसिकली क्या था, अगर इसकी हम कहानी बताएं आपको पूरी एक तरह से कंसेप्चुअलाइज करा जाए इसको, तो बुद्धा की जब मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण जब बुद्धा का हुआ, तो उसके उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें बहुत सारी डिबेट्स हुई कि उनके जो रिमेन्स थे, उनकी जो अस्थियां थी, तो उनकी कस्टडी किसको मिलेगी, या उनकी जो है वो उसका क्या करेंगे। तो ये फिर ये डिसीजन लिया गया कि वो जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 8 अलग अलग जगह पर जो सारे रिलेशन में हैं बुद्धा के, किसी न किसी तरह से बुद्धा से वो रिलेटेड हैं, बुद्धा की जर्नी से, उन सब जगह पर उनको दफनाया जाएगा। तो 8 जगह वो थी राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्पा जिसको पीपलीवाना भी बोलते हैं, रामग्रामा, पाव, कुशीनगर और वेथापीड़ा। तो ये 8 जगह थी जहां पर इनकी जो रिमेन्स थे, अस्थियां थी, उनको दफनाया गया। और उसके ऊपर जो मड थी, जो मड थी उसको एक राउंडेड डोम शेप में उसको बनाया गया। तो एक तरह से इनको अर्लीस्ट स्तूपास भी बोलते हैं, क्योंकि उनको स्तूपा की तरह ट्रीट किया गया था, ठीक है। अब इसमें जो है बेसिकली अगर हम बात करें इन आठों जगह की, तो राजगृह, वैशाली, ठीक है, पावपुरी, ये 3 जगह बिहार में स्थित है। कुशीनगर, वेथापिड़ा, ये 2 जगह जो है हमारी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर, वेथापिड़ा, बेसिकली कुशीनगर आप ज्यादातर जगह लोग समझ रहे होंगे, वेथापिड़ा नया नाम लग रहा होगा। वेथापिड़ा बेसिकली ये गोरखपुर के आसपास कहीं जगह है, ये अभी तक पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं की गई है, लेकिन ये गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र है।
और कुशीनगर जो है पता ही आपको देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। और राजगृह वैशाली, और अलकप्पा की बात हम करें पेपलीवाना, ये भी हमारा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाकी कपिल वस्तु और रामग्राम ये 2 जगह नेपाल में है। तो बाकी हम ये मैप दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये कपिल वस्तु है, ये रामग्राम, ये कुशीनगर, ये अलकप्पा, ये वेकातेड़ा और वैशाली और राजगिरा। ठीक है, ये पाव है। तो ये सब जगह 8 जगह ऐसे बनी हुई हैं। तो इनका इम्पोर्टेंस है, इनको नोट डाउन करके चलें। और ये क्या हुआ, जब इनको दफनाया उसके बाद में अशोका का जब रूल आया, अशोका का जब समय आया, अशोका ने जब राज किया, तो अशोका ने इनको निकाल लिया। स्पेशली रामग्राम को छोड़कर बाकी सभी 7 जगह से इन्होंने इन बुद्धा रिमेन्स को निकालकर डग आउट करके उनको नए स्तूपास बनाए गए। उन स्तूपास में इनको प्रिजर्व करके रखा गया। ठीक है, उनमें से एक सांची का स्तूप भी है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में जब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म में जो बेसिकली रिचुअल होता है इनका, एक एम्बुलेशन बेसिकली जो इनका स्तूपा होता है, उसका जो डोम होता है, जो बाउल को उल्टा रख देते हैं वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके परिक्रमा करते हैं, तो उसको परिदक्षिणा बोलते हैं। तो ये इनका इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है बुद्धिज्म का। ठीक है, ये हमने दिखाई दिए सारे के सारे 8 जगह। उसके अलावा जो स्तूपा जो होता है बेसिकली, तो ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और रेलिक्स इसमें होती हैं। ठीक है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धा के रिमेन्स इसमें प्रिजर्व करके रखे गए हैं। और इसमें आर्किटेक्चरल टर्म जो है चैत्य होता है, मैं पहले भी बताया, जहाँ पर प्रेयर होती है उसको चैत्य बोलते हैं। ठीक है, बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको टर्न किया गया है अपसाइड डाउन, वैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो है सर्कम एम्बुलेशन किया जाता है, परिदक्षिणा की जाती है। ठीक है, अगर हम स्तूपा की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए सांची का स्तूप सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं। सांची का स्तूप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि मैं आर्किटेक्चर बताता जा रहा हूँ, तो उसका आप देख लीजिएगा कौन कौन सा यूनेस्को में है कि नहीं है। मैं साथ साथ कोशिश करूँगा बताने की, बट प्लीज़ ये जरूर देख लें सांची, जैसे नोट डाउन कर लीजिएगा जिसका बता रहा हूँ मैं। सांची का जो स्तूप है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और इसको जो है बेसिकली अशोका के टाइम में कमीशन किया गया था। इसी कहानी है इसके पीछे कि अशोका की वाइफ थी विदिशा देवी, जो मध्य प्रदेश की विदिशा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की रहने वाली थी। वो बेसिकली बुद्धिज्म को फॉलोवर थी। और अशोका उन्हीं के जब संपर्क में आए तो अशोका बुद्धिज्म से काफ़ी इंस्पायर हुए और बाद में उन्होंने भी बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो विदिशा देवी के आग्रह पर ही ये सांची का जो स्तूप है ये बनवाया गया था। इसकी जो कमीशनिंग हुई है वो 3rd सेंचुरी BC में हुई है, इसको कमीशन जो किया गया है। ठीक है ना, सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर बनाया गया था, है ना, उनकी जो बुद्धा की जो रिमेन्स थे उनके रिलिक्स के ऊपर, उनको कवर करने के लिए। ठीक है, और 1st सेंचुरी BC में क्या हुआ, इसको इलेबोरेट कार्व्ड किया गया, इसमें ऑर्नामेंटल गेटवे बनाया गया। ठीक है, मॉन्यूमेंट जो है वो बहुत सारे उसमें बदलाव आ गए हैं। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट उसमें मौर्य एम्पायर में जो हुआ, उसके बाद में फिर गुप्ता एम्पायर में भी काफ़ी चेंजेस आए। उसके अलावा बहुत सारे 12th सेंचुरी AD तक उसमें चेंजेस आते रहे हैं। तो सबसे जो पुराना इसका अगर हम बात करेंगे, सबसे पुराना जो आर्किटेक्चर है, मॉन्यूमेंट है इसका, वो है ग्रेट स्तूपा, जिसको स्तूपा नंबर 1 भी हम बोलते हैं। ठीक है ना, इनिशियली ये मौर्याज के अंदर बिल्ट हुआ था और ये इसमें जो है अशोका का पिलर भी लगाया गया था एक। तो ये देखिए, ये हमारा स्तूपा है सांची का।
ये ग्रेट स्तूपा है। ये स्टार्टिंग में बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इसके डायनेस्टीज आती गई, लोग आते गए, उन्होंने इसको एनलार्ज कराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरीज, स्पेशली अंडर द शुंग डायनेस्टी एंड द सत्यवाहन डायनेस्टी, द ग्रेट स्तूपा वाज एनलार्ज। तो मेनली अगर हम बात करेंगे शुंग और सत्यवाहनास के अंडर में ये एनलार्ज किया गया इतना, एंड डेकोरेटेड विद गेट्स एंड रेलिंग्स। ये रेलिंग्स एंड गेट्स जो दिख रहे हैं ये इन्हीं पीरियड में इसमें डेकोरेट किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि इसके थोड़े, ये तो ग्रेट स्तूपा से थोड़े छोटे छोटे स्तूपा हैं 2, वो भी बनाए गए पास में, स्तूपा नंबर 2 एंड स्तूपा नंबर 3। ठीक है, ये हमारा सांची का स्तूप है। इसके बारे में हम अगला जो भी पढ़े थोड़ा बहुत और पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, और भी ज़्यादा हमें मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत अच्छे से हम डिटेल स्टडी करेंगे और उसको देखेंगे किस तरह से बनाया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ में और दूसरे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी लोगों को ये वीडियोस मिल पाए और देख पाए। और दूसरा, हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और कोई अगर डाउट है, कोई चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, वो मैं अलग से भी बता सकता हूँ, या उसके ऊपर अलग से लेक्चर भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अपना आज का ये आर्ट एंड कल्चर का सफ़र जो है ख़त्म करते हैं और हम अगली बार फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ एंजॉय करें, पढ़ाई करते रहें और मज़े करें। धन्यवाद, थैंक यू।